ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 18 आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो। आदर्श विवाहों का प्रचलन हिंदू समाज की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे युग की महत्वपूर्ण मांग कहना चाहिए। नवनिर्माण के लिए कुप्रथाओं को हटाकर उनके स्थान पर स्वस्थ परंपराओं को जन्म दिया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रयत्नों से ही सामाजिक क्रांति का उद्देश्य पूर्ण होगा। आदर्श विवाहों की 24 सूत्री रूपरेखा मूर्त रूप कैसे धारण करे, इसके लिए नीचे 8 उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको अपनाने से ही यह महान विचारधारा कार्यान्वित हो सकेगी। 1. समान विचार वालों की तलाश। आदर्श विवाह तभी संभव, सफल और सार्थक हो सकते हैं जब दोनों पक्ष समान विचार के हों। एक पक्ष आदर्शवादी हो और दूसरा रूढ़िवादी, तो आधा तीतर आधा बटेर कहावत के अनुसार वह विवाह भी आधा सुधरा आधा प्रतिक्रियावादी रहेगा। कभी कभी तो यह मतभेद उग्र होकर संघर्ष और द्वेष का रूप भी धारण कर लेते हैं। जो वे मन से ठोक पीट कर आदर्शवादी बनते हैं, वह गुप्त रूप से दहेज आदि मांगते हैं और इच्छानुसार न मिलने पर किसी अन्य बहाने अपना रोष प्रकट करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों ही पक्ष आदर्शवादी विचारों के मिलें। यह खोज काफी कठिन होती है। धन, शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छे लड़के मिल जाते हैं, पर विचारों के साथ तालमेल न बैठने से उनको नीलामी बोली पर ही खरीदना संभव होता है। अस्तु, हमें वह माध्यम ढूंढ निकालना पड़ेगा जिसके अनुसार परस्पर विवाह संबंध करने वाली इकाइयों में जो भी प्रगतिशील विचारों के हों, वे एक संगठन सूत्र में बंधे हों और उनका परस्पर परिचय सुलभ हो सके। इस वर्ग में से अपनी अपनी स्थिति के अनुकूल जोड़े ढूंढ लिए जाया करें, तब आदर्श विवाहों की परंपरा सरल हो जाएगी। कई जाति पात्रों में वर कन्या का परिचय विवरण छपता रहता है, उससे कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसी जानकारी तो किसी भी कॉलेज में जाकर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जब तक लड़का और उसके घर वाले आदर्श रीति से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध न हो, तब तक लड़कों की सूची छपना कुछ महत्व नहीं रखता। हमें उन जाति इकाइयों को संघबद्ध करना पड़ेगा जो परस्पर विवाह शादी करती हैं। उसके लिए 2 उपाय हो सकते हैं। 1. प्रगतिशील जाति सभाओं का संगठन। 2. उन संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव या जातीय मेले। दोनों की रूपरेखा आगे प्रस्तुत की जाती है। नंबर 2. प्रगतिशील जाति संगठन। यों रूढ़ियों के समर्थक पंच चौधरियों का मान बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत सी जाति सभाएं बनी हुई हैं, पर उनका स्वरूप और उद्देश्य बारीकी से देखने पर पता चलता है कि एकाध छोटी मोटी बात सुधार की रखकर अधिकांश में वे रूढ़िवादी का पोषण करती हैं और संकीर्णता, पृथकता और जन्म जाति के बड़प्पन का समर्थन करती हैं। इसीलिए विचारवान एवं प्रगतिशील लोग
इन जाति संगठनों को अनुपयोगी एवं हानिकारक मानकर उनसे उपेक्षा या घृणा का भाव रखते हैं, जो उचित भी है। हमें जाति संगठनों की आवश्यकता अनुभव हो रही है, पर उनका उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। हम सामाजिक क्रांति का एक महान मिशन लेकर अग्रसर हो रहे हैं। उसमें विवाहों में होने वाली अपव्यय को रोकना हमारा प्रथम मोर्चा है। उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई प्रगतिशील विचार के लोगों का परस्पर परिचय न होना है। चूंकि अभी लोग छोटी छोटी जाति इकाइयों में ही विवाह शादी करते हैं, इस दायरे को बढ़ाना आदर्श विवाहों से भी अधिक कठिन है। इसलिए प्रारंभ में आदर्श विवाहों को ही हाथ में लिया जाए और विवाहों की जाति इकाइयों को उतना ही बढ़ाया जाए जितना कि वर्तमान परिस्थितियों में आरंभिक प्रयास में संभव है। इसमें उन जातियों के बंधन ढीले करने तक की बात ही अभी व्यावहारिक हो सकती है। अंत में हर जाति की प्रगतिशील सभाएं गठित करनी चाहिए। इनका उद्देश्य कुरीतियों का उन्मूलन एवं स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन हो। इन सभाओं के सदस्य केवल वे बनाए जाएं जो विवेक एवं औचित्य पर आस्था रखते हों। सदस्यता के प्रतिज्ञा पत्र में यह बातें लिखी हुई हों, भले ही आरंभ में संख्या थोड़ी हो और उसमें बड़े लोग भले ही सम्मिलित न हो, पर यह ध्यान रखा जाए कि इन संगठनों में रहें वे लोग जो सुधारवादी पर विश्वास करते हों। प्रयत्न करके ऐसे लोग ढूंढे और पैदा किए जाएं। इसमें देर लगे तो हर्ज नहीं, पर जल्दी से बड़ी सभा बना लेने के मोह में रूढ़िवादियों को उसमें भर लेने से वे अपनी मनमानी चलाएंगे और संगठन का उद्देश्य ही नष्ट कर देंगे। यह शुभारंभ अपने युग निर्माण परिवार से ही आरंभ होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी अपनी प्रगतिशील जाति सभाओं के संगठन की तैयारी में लग जाना चाहिए। नंबर 3, जातियों के प्रांतीय सम्मेलन। जिन जाति उपजातियों में परस्पर विवाह हो सकता है, उनके क्षेत्रीय मेले सम्मेलन 3 दिन के हुआ करें। इनमें प्रवचन, भाषण ही नहीं, मनोरंजन के मेले जैसे आयोजन भी रहें। ठहरने का और खाने का उचित प्रबंध रहे। उन मेलों में उस क्षेत्र के लोग जहां समाज सुधार, ज्ञान चर्चा, संगठन, व्यवस्था आदि की बातें कहें, सुने, वहां परस्पर परिचय बढ़ाकर अपने बच्चों के विवाह शादी की समस्या भी सुलझावें। हो सके तो विवाह योग्य लड़का लड़की को भी साथ लेते आवें, जिससे संबंध पक्के करने में और भी अधिक सुविधा हो सके। ऐसे जातीय मेलों की तारीखें तथा स्थान नियत रहे। 50-50 मील चारों ओर का घेरे एक मेले का विशेष कार्यक्षेत्र इस मेले में संबंधित हो। इससे उस प्रदेश के लोग परस्पर परिचित हो जाएंगे। उपयुक्त जोड़े ढूंढने में अधिक आसानी से सफल हो जाया करेंगे। ऐसे मेले उन प्रदेशों के अलग अलग क्षेत्रों में होते रहें जहां वे परस्पर विवाह करने वाली जाति उपजातियां फैली हुई हों। इन मेलों में जो जातीय वार्षिक सम्मेलन हो, उनके संगठन एवं प्रगतिशीलता की योजना विशेष रूप से बनाई जाए और उसी तरह के भाषण, प्रवचन एवं विचार विनिमय होता रहे। इन सम्मेलनों में सामूहिक विवाहों का भी आयोजन हो। ऐसे विवाह बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और दूर दूर तक कुरीति विरोधी आंदोलन की सफलता का प्रचार करते हैं। बिहार के मैथिल ब्राह्मणों में तथा पंजाब के सिखों में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई भी है।
आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे जातीय मेले जो आदर्श विवाहों का उद्देश्य पूरा करने में सहायक हों, जगह जगह लगाए जाएं और उन्हें सफल बनाया जाए। जबकि निरर्थक मेले हर साल हजारों की संख्या में होते रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि विचारशील लोगों द्वारा सदुद्देश्य के लिए सूझबूझ के साथ लगाए गए यह मेले सफल न हो। इनमें विवाह शादियों के अतिरिक्त सामूहिक यज्ञोपवीत आदि भी हो सकते हैं और अन्य अनेक कुरीतियों का निवारण तथा जाति समस्याओं का हल हो सकता है। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि इन सम्मेलनों में प्रगतिशील लोगों की प्रमुखता हो। भावावेश में उनका संचालन तथा कथित बड़े आदमियों के हाथों में दे दिया गया तो वे लाल बुजक्कड़ इस माध्यम का उपयोग संकीर्णता एवं रूढ़िवादिता फैलाने में करने लगेंगे। इससे अपना मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। नंबर 4, आदर्श विवाहों का अभिनंदन। सामाजिक कुरीतियों को कुचलते हुए प्रतिक्रियावादियों का उपहास, व्यंग एवं विरोध करते हुए जिन लोगों ने इस प्रकार का साहस प्रदर्शित किया है, लोगों की परवाह न करते हुए विवेक को महत्व दिया है, निसंदेह वे साहसी, शूर, आदर्शवादी और नेतृत्व कर सकने की क्षमता संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जहां वीर पूजा नहीं होती, वहां भूमि वीर विहीन हो जाती है। इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि इन आदर्शवादी विवाहों को उनके संयोजकों को विवेकशील लोगों का समर्थन, सहयोग, सद्भाव एवं आशीर्वाद प्राप्त हों। ऐसे विवाहों के अवसर पर संभ्रांत लोगों के पास स्वयं व्यक्तिगत अनुरोध एवं निवेदन लेकर जाना चाहिए और उन्हें अधिकाधिक संख्या में एकत्रित करना चाहिए। जितने लोग इस प्रकार के आयोजन को देखेंगे, उतनी ही चर्चा फैलेगी और अपने उद्देश्य की पूर्ति संभव हो सकेगी। इसलिए काफी दिन पहले से यह निमंत्रण देना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसे उत्सवों में उपस्थित जो सज्जन आशीर्वाद एवं समर्थन देने आवे, उनमें से जो भाषण कर सकते हों, वे खड़े होकर अपने विचार भी व्यक्त करें। फूल माला लेकर सभी आगंतुक आवें एवं उन्हें दोनों ओर के अभिभावकों को पहनावे जिन्होंने यह साहस प्रदर्शित किया। छपे अभिनंदन पत्र भेंट करने की व्यवस्था हो सके तो और भी उत्तम है। उस नगर में या आसपास जो सार्वजनिक संस्थाएं होंगे, वे भी अपनी ओर से अभिनंदन करें। युग निर्माण शाखाओं को तो विशेष उत्साह पूर्वक ऐसे आयोजनों का अभिनंदन करना चाहिए। जहां जुलूस संभव हो, वहां वह भी निकाले जाएं और लाउड स्पीकरों से उस विवाह की विशेषता जनता को बताई जाए। आशीर्वाद देने आने वाले व्यक्ति भोजन स्वीकार न करें। इलायची जैसा छोटा सत्कार ही पर्याप्त माना जाए। नंबर 5, प्रचार की आवश्यकता। आदर्श विवाहों की ख्याति दूर दूर तक फैलानी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह दूसरे लोगों में भी उत्पन्न हो। हमारे देश में अभी विवेकशीलता जागृत नहीं हुई है। हर बात भेड़ या धसान की तरह एक दूसरे की देखा देखी होती है। लोग चाहते हुए भी किसी सुधार को साहस के अभाव में अपना नहीं पाते, पर जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा तो अन्य कितने ही लोग कर रहे हैं, तब उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वे भी वैसा ही करने उद्यत हो जाते हैं। विशेषतः आदर्श विवाहों की ख्याति दूर दूर तक अवश्य ही फैलाई जानी चाहिए। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार
अवश्य भेजे जाए। युग निर्माण योजना पत्रिका में ऐसे समाचार बहुत प्रेम और उत्साहपूर्वक छापे जाते हैं। जिन अभिभावकों या लड़की लड़के के विशेष साहस से वह शुभ कार्य संपन्न हुआ हो, उनके फोटो भी छापे जाते हैं। युग निर्माण के केंद्रीय कार्यालय से ऐसे समाचार भारत भर में अनेक भाषाओं में छपने वाले पत्रों में छपते और भेजे जाते हैं। जहां समाचार पत्र नहीं पहुंचते, वहां पत्र, विज्ञप्ति आदि छापकर वह समाचार घर घर पहुंचाया जा सकता है और उनके पोस्टर दीवारों, खंभों आदि पर चिपकाए जा सकते हैं। और भी तो तरीके ऐसे समाचार दूर प्रदेशों तक अधिक जनता तक पहुंचाए जाने के लिए संभव हो, सभी करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बढ़ती हुई सुधारात्मक प्रवृत्तियों का परिचय अधिकाधिक जनता को हो सके और सर्वसाधारण के मन में उसी तरह के अनुकरण की आकांक्षा जागृत हो सके। नंबर 6, प्रतिज्ञा आंदोलन। कमर तोड़ खर्चीले विवाहों की कुरीति को त्यागने के लिए विचारशील लोगों से प्रतिज्ञा पत्र भराए जाएं कि अवसर आने पर अपने बच्चों की शादी आदर्श विवाह वाली संहिता के अनुसार ही करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा सर्वसाधारण से कराई जाए। इसके लिए जो छपे प्रतिज्ञा पत्र हों, उन्हें खेल कौतूहल की दृष्टि से नहीं, वरन ईश्वर को साक्षी देकर भरा जाना चाहिए और प्राण के निवाहने की दृढ़ता के साथ उसे निवाहा जाना चाहिए। छात्रों, छात्राओं एवं अविवाहितों से भी ऐसे प्रतिज्ञा पत्र भराए जाने चाहिए, जिनमें आदर्श विवाह न होने पर अविवाहित ही रहने की प्रतिज्ञा हो। जो युवक ऐसे प्रतिज्ञा पत्र भरें, वे अपने अभिभावकों को भी उसकी सूचना दे दें, ताकि पीछे उन्हें विरोध प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। समाज निर्माण की पुण्य प्रवृत्ति में जिन्हें भावना एवं उत्साह हो, वे ऐसे प्रतिज्ञा पत्र पुस्तिकाएं अपने साथ रखें और जहां जावें वहीं अपनी बात को प्रचार करें। जो सहमत हो जावें, उनसे फॉर्म भरा लें और साथ ही धन्यवाद का अभिनंदन पत्र भी उन्हें दे दें। इस प्रकार की प्रतिज्ञा फार्मों की पुस्तिकाएं तथा स्वीकृति के सुंदर अभिनंदन प्रमाण पत्रों की पुस्तिकाएं युग निर्माण योजना के केंद्रीय कार्यालय में छपी जा रही हैं। आवश्यकता अनुसार शाखाएं उन्हें अपने यहाँ मंगा लें और कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया करें। यह प्रतिज्ञा पुस्तिकाएं लागत से भी कम मूल्य पर प्रस्तुत की गई हैं। यह हस्ताक्षर आंदोलन तेजी से चलाया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ता को इस प्रकार के प्रयत्न को अपना एक आवश्यक कर्म मानकर उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। नंबर 7, सुधार, प्रतिरोध और असहयोग। जहां विवाहों में अपव्यय करने का पागलपन गहराई तक जड़ जमाए बैठा हो, वहां यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रचार से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए उस किसान या माली से प्रेरणा लेनी पड़ेगी जो अवांछनीय झाड़ जंखाड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए उनकी जड़ों पर अपने पैने औजारों से तीव्र प्रहार करता है। कूड़ा करकट अपने आप नहीं हटता, उसे झाड़ू से घसीटकर बाहर करना होता है। कुरीतियां अपने आप मिटने वाली नहीं है, उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष में अपने को कुछ चोट पहुंचती हो तो उसे धर्मवीरों की परंपरा के अनुसार त्याग बलिदान का छोटा सा सौभाग्य मानने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हम में से जिसका प्रभाव जहां हो वहां उस प्रभाव का उपयोग करके इन कुरीतियों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर, कुटुंब, मित्र एवं रिश्तेदारों में तो ऐसा सुझाव बलपूर्वक भी किया जा सकता है, और यदि वे न माने तो अपने असहयोग की उस विवाह में सम्मिलित न होने की बात भी कही जा सकती है। जिन विवाहों में अपने को सम्मिलित होने का अवसर मिले उनमें पूर्णतया न सही जितना कुछ वर्ष चले 24 में से जितने भी सूत्र जितने अंशों में भी कार्यान्वित किए जा सकें, इसके लिए जोर देना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जो अन्य प्रभावशाली व्यक्ति उस उत्सव में आते हों, उनमें से कोई विचारवान दिखे तो उनके माध्यम से प्रभाव डलवाना चाहिए, ताकि जितने अंशों में कुरीतियां हट सके उतना तो किया ही जाए। आदर्श विवाह आंदोलन के संबंध में छपे ट्रैक्ट भी ऐसे अवसरों पर रखने चाहिए और उन्हें पढ़ा सुनाकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सुधारवादी विचारधारा के लिए कोई स्थान उनके मन में बने। यह सब काम बिना कटु संघर्ष के चतुरता एवं बुद्धिमत्ता द्वारा मधुरता के वातावरण में भी संपन्न हो सकता है। असहयोग वहीं करना चाहिए जहां अपना दबाव हो। अन्य विवाहों में सम्मिलित होकर अपनी विचारधारा के पक्ष में जितना भी वातावरण बन सके उतना बनाना चाहिए। रूठ बैठना या ऐसे पुराने ढर्रे से जहां विवाह हो रहा हो वहां जाना ही नहीं, इस प्रकार का असहयोग व्यर्थ है। वहां तो भीतर घुसकर ही कुछ काम हो सकता है। यों कानून द्वारा भी दहेज, अधिक बारात ले जाने पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर उनका प्रयोग न करके जहां तक संभव हो सके प्रेम, मधुरता, प्रचार, समझाना, धमकी, नाराजी आदि शस्त्रों से ही काम लेना चाहिए। जहां अनिवार्य हो वहीं कानूनी सहायता ली जाए। नंबर 8, लोक सेवी युग निर्माता की धर्म सेवा। संसार में जितने भी महत्वपूर्ण जन आंदोलन चले और सफल हुए हैं, उनके पीछे भावनाशील, उच्च चरित्र, आदर्शवादी लोक सेवकों की शक्ति ही प्रधान आधार रही है। इस बल के अभाव में अन्य साधन कितने ही अधिक होने पर भी कोई बड़ा काम, खास तौर से नव निर्माण जैसा महान अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात का घोर प्रयत्न करना होगा कि कुछ व्यक्ति भजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए लाल कपड़े वाले बाबा जी नहीं, वरन युग रचना के लिए जनता जनार्दन की आराधना करने वाले विवेकशील, त्यागी, तपस्वी लोग कर्म क्षेत्र में उतरें और भौतिक ऐषणाओं से ऊंचे उठकर उच्च महामानवों की तरह अपनी हस्ती विश्व मंगल के लिए लगा दें। जिनके बच्चे समर्थ होकर कमाने खाने लगे हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा से ही कमाने की या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, वे वानप्रस्थ की तरह अपने घर रहते हुए भी अपने क्षेत्र में प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर सकते हैं। जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, वे भी अवकाश का थोड़ा बहुत समय समाज सेवा के लिए लगा सकते हैं। इन समयदानी, लगनशील लोगों के भगीरथ प्रयत्नों से ही आदर्श विवाहों की प्रथा का प्रचलन संभव हो सकेगा। युग निर्माण योजना के सदस्यों को इस धर्म सेना में सम्मिलित होना चाहिए। इस सेना में भर्ती की शर्त लोक मंगल के लिए नियमित रूप से समयदान करने लगना है। जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हैं, उनका धर्म कर्तव्य यह है कि
लोभ और मोह के बंधनों को काटकर जनता जनार्दन की सेवा के लिए एक सच्चे तपस्वी की तरह काम करने का व्रत धारण कर लें। जिनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं वे भी 1-2 घंटे का समय तो नित्य लगा ही सकते हैं। अपना कामकाज करते हुए भी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को इस मिशन की प्रेरणा दे सकते हैं। छुट्टी का पूरा दिन इस कार्य के लिए दे सकते हैं। पार्ट 18 समाप्त।